ये सब सुनकर मेरे दिमाग के नस सब फटने के लिए उत्पन्न हो रहे थे। अंदर ही अंदर मेरे दिल में ये महसूस हो रहा था जैसे कि मैं भरी हुई हूँ किसी दूषित रक्त से और मेरे सारे सोच अब कलंकित हो गए थे इस निहायती गंदगी से। मुझे अब एहसास हो गई थी कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि सब हैवान है, हैवान इंसान की मुखौटा में सजे धजे मेरे सामने। कहानियों से घिरे हुए हम, कुछ आपकी है और कुछ हमारी, कुछ आपसे जुड़े हैं और कुछ जिससे हम आपको जोड़ते हैं। और इन्हीं कहानियों में से आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी। फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स पेश करते हैं गुमनाम वो रात। रिटन बाय सत्यव्रत स्वाई एंड देवदत्त सामल, नरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई, प्रेजेंटेड बाय सुब्रत कुमार स्वाई। तो चलिए शुरू करते हैं मुग्धा की कहानी, मुग्धा की जुबानी। और आखिर तक बने रहिए मुग्धा के साथ, कुछ खास है आपके लिए। एकांत, ये एकांत ही है जिसमें मैं हमेशा से जीना चाहती थी। ये पूरी दुनिया से अनजान होके मैं खुद को संवारना चाहती थी। मैं हमेशा वही किया जो मेरे लिए ज़रूरत थी और अब मैं एक स्पष्ट तरीके से एकांत में हूँ। इस 1 BHK वाले घर में दिन रात घूमते रहना मेरे लिए कभी दिक्कत नहीं थी, बल्कि यहाँ तो मुझे सुकून मिलता था। और मैं बेशक अब कह सकती हूँ कि ये सुकून से भरा मेरी छोटी सी दुनिया मेरे हमेशा के लिए रहेगी। कहने के लिए तो बहुत कुछ है इस शांत वातावरण के बारे में जहाँ मैं रहती हूँ। उन चिड़ियों का चहचहाना, मेंढकों का यूं टर टर करना, कबूतरों का झगड़ा और फूलों के बीच में से तितलियों का यूं फड़फड़ाते हुए उड़ जाना और बहुत कुछ। मैं हमेशा से ही यही चाहती थी, या फिर सच बताऊं तो मैं इन्हीं के लिए तरसती थी। जो अपार आनंद मुझे इनसे मिलती है, सही में वो मुझे बड़ी भांति है। और मुझे लगा शायद उसे भी ऐसी चीज़ें पसंद आते होंगे। वो उसका नाम आर्यन था, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी। हाँ, ये भी एक बात है कि अब सिर्फ मैं ही उससे प्यार करती हूँ। उसका प्यार तो मेरे लिए शायद उसके कहने के अनुसार खत्म हो गया है। हाँ, कुछ वो ब्रेकअप कर लिया था उसने मेरे साथ। वैसे मुझे कुछ खास पता नहीं कि ये ब्रेकअप का सही मतलब होता क्या है, लेकिन लोग तो कहते हैं कि ये ब्रेकअप उस मर्ज का नाम है जिसमें लोग बिछड़ते हैं उससे जिनसे उन्हें कभी बेहद प्यार था, मगर और नहीं। वो कहते हैं कि इस बिछड़ में सामाजिक दरार, शारीरिक दरार, बातचीत में दरार और मानसिक तथा भावनाओं में दरार शामिल है। लेकिन मुझे इन चीज़ों का कुछ खास समझ आई नहीं थी। वैसे मैं हर वक्त इस उलझन में पड़ जाती थी कि कोई कैसे किसी को इतना पराया कर सकता है जो उससे कभी इतना प्यार करती हो। और ये ब्रेकअप से दरार और बिछड़ की कल्पना का माजरा क्या है? क्या सही में ये प्यार इतना आसान है कि उसे भूल दिया जाए? मुझे पता है मैं आपको अजीब लग रही होंगी, लेकिन सही में ये सब मेरे पाले नहीं पड़ते थे। और अगर आप इन चीज़ों की काफ़ी समझ रखते हैं तो बेझिझक मुझे समझाएं। पर उसने जब कहा था कि उसे ये ब्रेकअप चाहिए तो मैं सच में हिल गई थी। और इसकी वजह शायद मेरी इन चीज़ों में नासमझ ही थी। मेरी इस नासमझ को दूर करने के लिए जब मैंने उसे पूछा था ये, तो उसने मुझे ऐसा देखा जैसे कि मैं कुछ उटपटांग चीज़ पूछती हो जिसके जवाब मुझे सही में पता होना चाहिए था। लोगों को लगता है कि ये दिल की आवेग से छुटकारा पाना बेहद आसान है, पर न जाने क्यों मैं इस मामले में बहुत कमज़ोर पड़ गई थी, या फिर सच बताएं तो हार ही गई थी। मैं तो जुड़ गई थी उसके ख्यालों के साथ ऐसे जिसको मिटाने के लिए शायद ही कोई तरकीब हो जो न मुझे पता थी। पर वो बड़े आसानी से जुदा हो गया था मेरे ख्यालों से और मुझसे भी। मैंने हमेशा सच्चे इश्क का सजदा किया था, वो इश्क जिसमें आप उसकी आंखों में उतरने के लिए जान निसार करते हो और यूं ही निहारते रहते हो कैसे उसकी 2 पलकें एक दूजे को बड़ी इत्मीनान से छू जाते हैं और फिर खुल के दोहराते हैं।
वो इश्क जिसमें आप बस ताकते हैं कैसे उसकी गुलाबी होंठ आहिस्ता से खुलते हैं और फिर एक दूजे को चूमते हैं जब वो बातें कर रहा हो, और उसी दौरान कैसे उसकी होठों का एक दूजे को चूमते वक्त वो लार से उनका भीगना। खैर, सबकी अपनी पसंद होती है और उसका वास्ता सिर्फ मेरे शरीर से था। मेरी ये शरीर जो बनी थी मेरी लहू और मांस से, और शायद यही पसंद नापसंद ही थी हमारे बीच की वो दरार की वजह। खैर, वो जो भी हो, काफ़ी हद तक ये भी मेरी परेशानी नहीं थी, बल्कि मेरी परेशानी कुछ और ही थी, और वो थी मेरा परिवार। मैं हमेशा से एक लेखिका बनना चाहती थी, एक लेखिका जो हो कुदरत से बंधी हुई और उसकी हाथों में सरकती कलम और सफ़ेद कागज़ों से बेहतरीन रिश्ता निभाती हुई। उस कलम के साथ क्रांति लाना और मेरी कविताओं के साथ लोगों को उत्साहित करना मुझे पहले से ही पसंद था, मगर मेरा ये सपना बस सपना बन के ही रह गया। क्यों? उस क्यों की वजह ही थी मेरा परिवार जो सीमित थी बस मेरे पिताजी और दादाजी को लेके। मैं बचपन से ही अपनी माँ को खो दी थी, तो ये जाहिर सी बात है कि मैंने उन्हें कभी हकीकत में देखी नहीं थी। और एक इंडियन होके आप जानते तो होंगे एक टिपिकल इंडियन फैमिली कैसी होती है। जी हाँ, मैं बेटियों की एक ऐसी ही परिवार में जन्म लेने की बात कर रहा हूँ। सच्चाई तो कुछ ऐसी है कि ना तो मेरे पापा ना ही मेरे दादाजी कोई भी मुझे चाहते नहीं थे जब मेरा जन्म हुआ था। मेरी माँ, पता नहीं उनके बारे में, मगर थोड़ा सही मगर प्यार तो करती हो मुझे, पता नहीं। खैर, आपको ज़्यादा उलझन में ना डालते हुए सीधी बात पे आती हूँ। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन में थी तब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी, और वो मेरी आखिरी कविता भी थी। मुझे मेरे दोस्तों और टीचर से ढेर सारे प्रशंसाएं मिली थी उस वक्त, और वो कविता हमारे कॉलेज मैगजीन में भी प्रसारित हुई थी। और उन प्रशंसाओं ने एक मसाल जलाया था मेरे अंदर और एक भूख पैदा की थी और बहुत कुछ लिखने को। लेकिन उससे पहले कि मैं और कुछ लिख पाती, एक दिन वो कविता जो हमारी कॉलेज की मैगजीन में प्रसारित हुई थी वो मेरे दादाजी के हाथों में लग गई, और कुछ इस तरह सारी मुसीबतों का शुरुआत हुआ था। दादाजी ने पापा के साथ इस बारे में बात की और पापा ने हमारी पढ़ाई पे रोक लगा दिया। वो पहले मेरे चेहरे पे एक लाफा जड़ दिए और मेरे सामने उस मैगजीन को अपने हाथों में लिए और जितना हो सके उतने छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिए, और मेरे आंखों के सामने मेरी क्रांतिकारी कविता कूड़े के ढेर में बदल गया था। फिर दादाजी ने रस्सी से मेरा हाथ पांव बांध दिए और पापा चले गए थे राजविंदर से बात करने। राजविंदर हमारा दूर का किसी रिश्तेदार का बेटा था जो मुझसे शादी करना चाहता था, और इस रिश्ते के लिए सभी समर्थक थे। जैसे कि हर होनी के पीछे कारण होता है, ठीक वैसे ही इसी होनी के पीछे भी एक वजह था। राजविंदर हमारे जिले के विधायक का पर्सनल असिस्टेंट था और उसका कुछ खुद का लोकल पावर भी था, और मेरे दादाजी की अपनी सगे भाई से एक ज़मीन के लिए विवाद चल रहा था, और राजविंदर ही था जो इस विवाद को अंजाम दे सकता था। अगर राजविंदर चाहता तो विधायक जी से कह के वो दादाजी के नाम ज़मीन कर सकता था, और इसीलिए सारे समर्थक थे इस शादी के लिए। मगर मैं हमेशा से मेरी ग्रेजुएशन पूरा करना चाहती थी, और इसीलिए मेरा सब कुछ दाव पे था, और अब सब तैयार हो जाएंगे मुझे उस हरामजादे से शादी करवाने के लिए। उस रात पापा घर लौटे और बताए कि राजविंदर अपनी फैमिली के साथ कल बारात लेकर आने वाला है, और ये सुनते ही दादाजी मेरे पास आए और एक जोर का थप्पड़ जड़ दिए मेरे मुंह पे। फिर उन्होंने अपने पॉकेट से अपना लाइटर निकाला जिससे आमतौर पर वो बीड़ी पीते थे। वो मैगजीन को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े वो कूड़े के ढेर को आग लगा दिया, और मेरे ही सामने मैगजीन के वो चमकीले पन्ने जिसमें मेरा वो कविता शामिल था कुछ ही पल में जल के राख हो गया, और मैं चुपचाप एक रस्सी में बंधे आंखों में अंगारे और आंसू दोनों सजाए देख रही थी उस राख से निकलती धुआं को। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने एक जोर का थप्पड़ लगा दिया हो मेरी कविता पर, और उस अमर कविता आज मर गया था जिस अमरता के बारे में शेक्सपियर अक्सर कहा करते थे।
और ये सब के अंदर मेरे दिमाग के नस अब फटने के लिए उत्पन्न हो रहे थे। अंदर ही अंदर मेरे दिल में अभी ये महसूस हो रहा था कि जैसे मैं भरी हुई हूँ किसी दूषित रक्त से, और मेरे सारे सोच अब कलंकित हो गए थे इस निहायती गंदगी से। मुझे अब एहसास हो गई थी कि अब वो मेरे कोई परिवार नहीं है, बल्कि वो सब हैवान थे, इंसान की मुखौटा पहने हुए। और उस दिन मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं उस क्रांति की शुरुआत करूं जिसके उल्लेख मैं अपनी कविता में की थी। और उसी रात मैंने उन दोनों का कत्ल कर दिया। पहले अपने दादाजी को सोते हुए उनके मुंह में तकिए दबाए, उनकी सांस के लिए तड़पाए मार दिया, और फिर पिताजी के पेट में चाकू घुसेड़ के। मगर इस दौरान मैं भी इस मौत के खेल की शिकार बन गई थी। जब मैं अपनी पिताजी के पेट में चाकू घुसा रही थी तब वो उठ गए और अपनी सारी ताकत लगाए उन्होंने वही चाकू मेरे अंदर भी घुसा दिए थे। और उस वक्त दादाजी अपने कमरे में और मैं और पापा उनके कमरे में खुद की चाह ना होते हुए भी तीनों मरे हुए पड़े थे। और अब मैं एकांत में हूँ, वास्तविक दुनिया से अलग इस 1 BH के फ्लैट में जो है इस समाज से कई दूर। एक हाईवे के नज़दीक इस फ्लैट अब तक भूतिया घोषित हो चुका है, और मुझे इस बात की खुशी है कि कोई अब मुझे तंग करने नहीं आते। मगर कभी कभी कुछ खुद को निडर समझने वाले चले आते हैं, ठीक जैसे उस दिन एक आदमी आया था इस जगह के बारे में कुछ सनसनीखेज समेटने, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट था। मगर फिर कभी वो अपनी असल दुनिया में लौटा ही नहीं, या फिर सच कहूँ तो मैंने उसे कभी लौटने दिया ही नहीं। पुलिस भी उसकी खोज करते हुए आई थी, मगर उसके हाथ कुछ लगने मैंने दिया भी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं था तहकीकात करने के लिए। मैंने उस जर्नलिस्ट की लाश को घसीटते हुए छत पर ले गई थी, और उस दिन कौओं ने और मैंने जी भर के शानदार खाने का लुत्फ उठाया था। और मैं बेशक कह सकता हूँ कि वो आदमी काफ़ी सिगरेट पीता होगा, क्योंकि उसकी वह फेफड़े को खाते वक्त उसका स्वाद बड़ा ही कड़वा था। वो नरम और नमकीन होने की जगह क्रंची और बड़ा ही वाहियत किस्म का लग रहा था, मगर उसका दिल का स्वाद क्या बताऊं, बड़ा ही स्वादिष्ट था। और उसकी पैरों के वो बारे में तो पूछो ही मत, उनका तो बस लुत्फ उठाना था। उसकी जांघ की वो लजीज मांस को खाने के लिए अपने लंबे और गंदे नाखून घुसेड़ने पड़े थे मुझे, पर न जाने क्यों वो कौवों ने सारी उसकी मुंह पे ही लगे थे। उसकी मुंह की वो मांस को समेटने में व्यस्त थे वो कौवे, और सिर्फ उसका मांस नहीं, उसका खून का हर एक कतरा भी मैं चाट गया था उस दिन। और वो दिन बड़ा ही शानदार और यादगार था मेरे लिए। तो चलिए आज बस इतना ही। ये आलसी अंधकार की रात और इस सन्नाटे की लुफ्त तो मैं उठा ही रही हूँ, और आप भी अपने काम में मौज रहिए। चलती हूँ। अरे अरे अरे, रुकिए रुकिए रुकिए, शायद कोई आ रहा है। अरे ये तो एक आदमी लग रहा है, हाथ में बियर बोतल पकड़े, ये बड़े ही उथल पुथल कर चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा है। अरे अरे, ये तो कोई पहचाना हुआ लग रहा है मुझे। रुकिए रुकिए, ओ माय गुडनेस, अरे ये तो आर्यन ही है। पर आर्यन पीता है? कभी बताया नहीं था उसने मुझे। अरे दारूबाज और सुट्टेबाज लोग ही क्यों आते हैं यार यहाँ यार। आपके लिए मुक्ता की उस कविता से 2 पंक्तियाँ। अगर बिछड़ना अब ना हो एक दर्द भरा अफसाना, तो जनाब बदल रही है इस आलम की इश्क का नजराना। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तारीफ हो या ताने हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स पे फरमाइएगा। हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। और अब आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स नाम के साथ। हैव ए गुड डे।